नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं। प्रीवियस क्लास में कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई दिक्कत हो तो उसको डिस्कस कर लीजिए, वरना तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। कल की क्लास में कोई डाउट हो तो उसको एक बार डिस्कस कर सकते हैं। बोलिए जल्दी से। बैक टू बैक क्लास, बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए, प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, नमस्कार। लोकेंद्र भाई हैं, गुड इवनिंग लोकेंद्र। मिंकू शुक्ला, जय अर्जुन की, बिल्कुल भाई, जय अर्जुन की। सभी को नमस्कार। निधि, सुषमा सिंह, अनुभव, धीरेन्द्र, मोनी, कोमल सिंह ठाकुर, संदीप कुमार, बिल्कुल भाई, प्रणाम स्वीकार है, ठीक है। एकता जी हैं, चलिए। भारती, कैथल, सरिता, सभी को नमस्कार भाई। तो राधे राधे, राधे राधे। अनुपम, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप लोग पढ़ते नहीं है घर पे, यूपी जीके को तो नहीं ही पढ़ते भाई, है ना। आप सोचते होंगे हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, ठीक है। चलिए, बिल्कुल भाई। पीके हो सकता है आपकी ही हो भाई। ठीक है। अनुपम, जय मोदी जी, बिल्कुल। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को जो है साथियों हमने किस प्रकार से बांट दिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियां जो हैं वो कितने प्रकार से बांटी गई हैं। तो सबसे पहले भावर एवं तराई मिट्टी की बात हम करेंगे। चलिए, ठीक है। सर क्लासेस में टाइम ही निकल जाता है, कोई बात नहीं भाई, इतना दुखी मत होइए। स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट होगा साथियों, क्या पहला हमारा पॉइंट होगा, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट होगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग भी है, और दूसरी बात यह है कि बहुत टफ नहीं है, ठीक है। यूपी जीके जो है साथियों बहुत ज्यादा टफ नहीं है, है ना। और इसमें मतलब नॉर्मल भी अगर आप लिखेंगे ना इसमें तो भी चीजें आपको मतलब ठीक से मिल पाएंगी। तो इसमें ऐसा नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट इसमें नहीं है। और फैक्चुअल फैक्चुअल डेटा इसमें साथियों होगा हमारा, जिसको हमें डिस्कस करना होता है, ठीक है। कोई बुक बता दीजिए। अभी तो देखिए किताब मत ही लीजिए, अभी मत लीजिए, बाकी देख लेंगे, कोई ठीक सी किताब होगी तो जरूर आपको बताएंगे, है ना, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो देखो, यूपी की जो किताबें हैं वो बहुत ज्यादा अभी मार्केट में भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा किताबें आ गई हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर हाल ही में आपको पता है कि 5वां 6वां जो पेपर है वो ऐड हुआ, और उसके लिए साथियों, ठीक है, बिल्कुल। चलिए भाई, है ना। सब हो जाते हैं, एमसीक्यू लगाए सब हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल होंगे भाई, है ना। सिर्फ एग्जाम से नोट्स के लिए मतलब नहीं क्लियर होगा तो कोई बात नहीं। किताब ले लीजिए, कोई कोई सी किताब ले लीजिए, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। आपसे बात करेंगे, इस मुद्दे पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। पहले तो आप बस ये देख लीजिए कि नोट्स आपके ठीक हों, है ना। केवल नोट से एग्जाम जो है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो केवल जो है पहले आप ये देखिए कि चीजें मतलब किस वे में चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे साथियों, सबसे पहली मिट्टी, तो भावर मिट्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करें, आप शुरू करें, बातें हो गई, ठीक है। हेडिंग डालेंगे भावर मिट्टी, भावर मिट्टी, ठीक है। भावर मिट्टी यानी कि भावर सॉइल, भावर सॉइल, ठीक है। भावर, भावर सॉइल, ठीक है। अगर हम भावर सॉइल की बात करते हैं साथियों, तो समझिएगा जो भावर सॉइल है, अगर हम भावर सॉइल की बात करेंगे यहां पर, ठीक है, तो हमारी जो भावर वाली मिट्टी है साथियों, आपको पता है ये भावर रीजन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है ये, तो ये भावर क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, भावर क्षेत्र में साथियों ये हमें देखने के लिए मिलती है। और भावर क्षेत्र के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, उसकी लंबाई चौड़ाई वो सारी बातें हमने वहां पर करी थी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, यह मिट्टी, यह मिट्टी भावर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी यूपी के भावर क्षेत्र में पाई जाती है। यूपी के भावर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी यूपी के भावर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है
कि ये जो मिट्टी है साथियों वो यूपी के भावर क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलती है ना भाई। देखिए दीज सॉइल फाउंड इन भावर रीजन इन यूपी। ठीक है, तो यूपी में भावर क्षेत्र में ये मिट्टी हमें देखने के लिए मिलेगी भाई। क्लियर हुई बात। अब अगर हम बात करेंगे इस मिट्टी की क्या विशेषता होती है, तो इस मिट्टी की जो विशेषता है साथियों अगर हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, चलिए भाई, है ना। ठीक है, अब प्लीज आपस में आप बात मत करिए। देखिए यार अच्छा नहीं लगता है ना, बार बार टोकना, बार बार मना करना अच्छा नहीं लगता। प्लीज आप इधर ही फोकस करिए, ठीक है। कोई भी बात आपस में मत करिए, एक दूसरे को मत समझाइए। मुझे सच में ये लगता है कि सबका अपना आत्मसम्मान होता है और वो बचा रहे तो ठीक ही है ना। तो मतलब ठीक है, सिर्फ आप इधर पढ़िए, किसी से कुछ कहना ना पड़े, क्योंकि मतलब किसी से कुछ बोलना, किसी को कुछ कहना, ठीक है, तो अच्छा सा नहीं फील होता है ना भाई। ठीक है, चलिए, है ना। तो बस बात नहीं करेंगे, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ चीजों को समझेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथियों, आपको पता है कि बड़ी मेहनत लगती है सारी चीजों को मतलब करने में, और उनको हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए, है ना। ठीक है, देखो इधर, चलिए आगे अगर हम बात करेंगे साथियों, है ना, यह मिट्टी यूपी के भावर क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर। अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों, तो आपको पता है कि ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी की विशेषता ये होती है कि इसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो बहुत कैसे होंगे साथियों, वो बहुत मोटे कंकड़ पत्थर यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो इस मिट्टी का जो निर्माण है, इस मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर है ना, अर्थात मोटे आकार के अवसाद से हुआ है, मोटे आकार के अवसाद से हुआ है। ठीक है, मोटे आकार के अवसाद से हुआ है। क्लियर। तो इसका जो निर्माण हुआ है साथियों, वो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो बहुत ज्यादा मोटे आकार के कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं और उन्हीं कंकड़ पत्थरों का निक्षेपित करती हैं, उनको डिपोजिशन करती हैं उनका, और वहां से साथियों, ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण होता है। बस इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इस मिट्टी में साथियों, अगर हम इस मिट्टी की बात करते हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि मोटे आकार के कंकड़ पत्थरों के अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। अब देखिए इस मिट्टी में साथियों अगर मोटे आकार के कंकड़ पत्थर हैं तो ये जो मिट्टी है वो कृषि के योग्य नहीं मानी जाएगी। हम ये कहेंगे कि इस मिट्टी में कृषि नहीं होती है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों, ठीक है, तो ये जो मिट्टी है वो हमारी कृषि के योग्य मिट्टी नहीं है, ये कृषि के योग्य मिट्टी नहीं है, ये कृषि के योग्य मिट्टी नहीं है। ठीक है, ये जो मिट्टी है साथियों ये कृषि के योग्य नहीं है, ये बात हम ध्यान रखेंगे, है ना भाई। ये बात हम याद रखेंगे कि ये जो मिट्टी है साथियों ये एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल नहीं है, यानी कि इसमें फार्मिंग संभव नहीं है। ठीक है, इसमें साथियों हम एग्रीकल्चर को नहीं मतलब कर सकते हैं, है ना भाई, है ना। इन कंकड़ पत्थरों को बोल्डर कहते हैं, बात सही है। ठीक है, ये जो कंकड़ पत्थर होते हैं साथियों इनको क्या कहा जाता है, तो इनको हम बोल्डर के नाम से भी जानते हैं, है ना, बोल्डर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इन कंकड़ पत्थरों को किस नाम से जाना जाएगा, बोल्डर के नाम से इनको जाना जाएगा। अब सवाल यह है कि ये मिट्टी पाई कहां जाती है, तो भावर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लगभग 11 जिले आते हैं, उन जिलों में इस मिट्टी का विस्तार हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, उन जिलों में इस मिट्टी का विस्तार हमें देखने के लिए मिलेगा।
अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे साथियों तो समझना, यहां यानी कि इस मिट्टी में या फिर मैं क्षेत्र की बात करूं तो यहां वन तथा बड़ी झाड़ियां पाई जाती हैं। यहां वन तथा बड़ी झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर साथियों लंबी जड़ों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। यहां क्या पाई जाती हैं? बड़ी झाड़ियां यहां पाई जाती हैं। और यहां पर साथियों क्या पाया जाता है? वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, ठीक है, अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। यहां पर साथियों लंबी जड़ों वाले वृक्ष पाए जाएंगे। लंबी जड़ों वाले वृक्ष हमें देखने के लिए मिलेंगे। लंबी जड़ों वाले वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं, है ना। जिन वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं वो यहां पर हमें देखने के लिए मिलेंगे। इसका रीजन पता है क्या है? अब आप खुद देखिए प्रकृति है, नेचर है, वो अपने आप को अडेप्ट करती है। अडेप्टेशन वाला जो टॉपिक है हम पढ़ते ही हैं उसको, अनुकूलन जिसे कहा जाता है। अब यहां पर आपको पता है परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि जब मोटे आकार के सेडिमेंट पाए जाएंगे तो साथियों उनके बीच में जो गैप होगा वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। जब गैप होगा, अगर कोई पेड़ है तो वो पेड़ अगर टिका रहने के लिए साथियों अपनी जड़ों को क्या करेगा? विस्तार करेगा, फैलाएगा, ताकि वो पेड़ एकदम टिका रहे। क्लियर? तो इसकी वजह से साथियों यहां पर लंबी जड़ों वाले वृक्ष हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना भाई। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में कटीले वृक्ष पाए जाते हैं तो आप बताएंगे सर बिल्कुल पाए जाते हैं। क्या कारण होता है वहां पर? क्यों राजस्थान में कटीले वृक्ष पाए जाते हैं? आंसर करके मुझे एक बार बताइए जल्दी से। ठीक है, आंसर करके बताएंगे राजस्थान में ऐसा क्यों होता है, या मरुस्थलीय कह लीजिए, राजस्थान क्यों कहें हम कहेंगे मरुस्थलीय प्रदेशों में ऐसा क्यों होता है कि वहां पर जो है, ठीक है, जल की कमी के कारण। अच्छा, जल की कमी के कारण ऐसा क्या होता है साथियों? ठीक है, जल की कमी के कारण ऐसा क्या होता है तो देखिए समझिए, है ना। हाँ भाई, यानी कि जैसे अगर हम बात करेंगे तो पेड़ पौधे जो हैं साथियों, ये मान लीजिए पत्ती है, ठीक है। अगर हम इस पत्ती की बात करेंगे तो ये पत्ती क्या करती है? लगातार पानी का वाष्पोत्सर्जन करती है। लगातार पानी का क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है ना। जैसे हमें साथियों पसीना आता है ना गर्मियों में, तो वो भी क्या है? वो भी अगर ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, जल वाष्प की बात करेंगे तो वो बाहर जाता है। तो उसी प्रकार से पत्तियों में भी क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। अच्छा, ये पानी जाता कहां से है? तो ये जड़ों के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से ये पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। जैसे अब ऐसी भूमि, जिस भूमि में पानी की कमी होगी, तो पानी की कमी होगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाएगी। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाएगी तो फिर साथियों क्या होगा? यहां पर पत्तियां नहीं पाई जाएंगी। और यही रीजन है कि एक ऋतु में, एक विशेष ऋतु आती है जिसमें पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि उस समय जमीन में पानी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों? उस समय जमीन में पानी की हमें क्या देखने के लिए मिलती है? कमी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उस समय हमें साथियों क्या देखने के लिए मिलेगी? तो उस समय हमें जमीन में जो पानी है साथियों वो हमें कम देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कैसा मिल जाएगा? कम देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर हुई बात भाई? ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक भाई? किसी भी साथी को कोई समस्या यहां तक है ना? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हाँ, वही सारी चीजें इसमें होती है। तो यहां पर भी लंबी जड़ों वाले वृक्ष होने का कारण कि जो मिट्टी है उस मिट्टी में साथियों, लेटेराइट मिट्टी और भावर मिट्टी में क्या अंतर है? देखिए, लेटेराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जिन क्षेत्रों में साथियों अत्यधिक वर्षा होती है। भावर मिट्टी मोटे कंकड़ों से बनी होती है, लेकिन लेटेराइट मिट्टी जो है वो मोटे कंकड़ों से नहीं बनी होती। ठीक है, जहां हाई टेम्परेचर होगा, जहां पर साथियों पानी की मात्रा हद से ज्यादा होगी, वहां पर लेटेराइट मिट्टी बनेगी। आपको पता होना चाहिए कि जो लेटेराइट मिट्टी है ना, लेटेराइट मिट्टी जो है साथियों, अगर हम उस मिट्टी की बात करते हैं, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी दो कंडीशन है। ठीक है, मैक्सिमम रेनफॉल होना चाहिए, मैक्सिमम रेन, ठीक है, और हाई टेम्परेचर। हाई साथियों क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि लगातार वर्षा होगी
जब लगातार वर्षा होगी साथियों, तो आपको पता है मिट्टी में एक एलिमेंट पाया जाता है, जिस एलिमेंट को हम सिलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस एलिमेंट को हम सिलिका के नाम से जानते हैं। और ये जो सिलिका है साथियों, जब अत्यधिक वर्षा के कारण ये सिलिका जो है पानी के साथ जमीन के अंदर चला जाता है, यानी कि इसका निक्षालन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका सिलिका का निक्षालन हो जाता है, या फिर लीचिंग प्रोसेस इसको हम कह देते हैं, तो लीचिंग इसका हो जाता है, तो वहां पर लेटेराइट मिट्टी बनती है। ठीक है, वहां पर लेटेराइट मिट्टी बनती है, जो लगभग लाल कलर की और पीले कलर की हमें देखने के लिए मिलती है। भावर की मिट्टी उससे बहुत अलग है। बताओ, कोई डाउट यहां तक? समझ में आया आपको? ठीक है, तो भावर की जो मिट्टी है साथियों, वो हमें भावर क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगी। ये कृषि योग्य भूमि यहां पर नहीं होती है ना भाई? चलिए, और बाकी भावर के बारे में साथियों मैंने, ठीक है, बाकी भावर के बारे में जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, यहां पर जलोढ़ पंख बनते हैं, शिवालिक का जलोढ़ पंख इसको कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप बस एक और लिख लीजिए कि ये जो मिट्टी है साथियों, ये शिवालिक हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में ये पाई जाती है। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पाई जाने वाली मिट्टी हो जाएगी। बस इतनी बातें इस मिट्टी को लेकर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, चाहे सवाल मेंस में आए चाहे सवाल प्री में आए, आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं और इन्हीं से रिलेटेड साथियों आपको बातें लिखनी है। बाकी और ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी बातें नहीं है ना। चलिए, तो अब आते हैं तराई मिट्टी पर, जो एक इंपॉर्टेंट मिट्टी है। गुरुजी, पहाड़ी मिट्टी को भी भावर मिट्टी कह सकते हैं? हाँ, देखिए, भावर मिट्टी जो पहाड़ी मिट्टी होती है ना साथियों, अगर उस पहाड़ी मिट्टी की बात करेंगे तो उसमें जीवाश्मों की मात्रा अधिक होगी, उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, लेकिन इसमें ह्यूमस की मात्रा उतनी अधिक नहीं होती है। इसमें साथियों हमें ह्यूमस यानी कि जो हमारे जीवों के अवशेष हैं वो ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलते, जबकि पर्वतीय मिट्टी में वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए साथियों वो हमारा यहां पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नहीं, राजस्थान वाला पॉइंट लिखना नहीं है, वो एक बात होती है समझने के लिए या फिर ठीक है अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, बाकी वो लिखना नहीं है, याद रखिए उस बात को। ठीक है, वो आपको पता थी बात, बस मैंने तो आपसे पूछना चाहा था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर हेडिंग डालेंगे तराई की मिट्टी। ठीक है, अगले पॉइंट पर हेडिंग डालेंगे तराई मिट्टी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला हमारा होगा तराई मिट्टी। तो तराई जो मिट्टी है साथियों उसकी बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट मिट्टी है, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि तराई क्षेत्र की सॉइल कह लीजिए या फिर केवल तराई सॉइल कह लीजिए, समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तराई सॉइल है ना भाई। अगर हम तराई सॉइल की बात करेंगे तो ये तराई सॉइल आपको पता है कि भावर क्षेत्र से जो भी साथियों, जैसे भावर में मोटे आकार के कंकड़ रुक गए, ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ अब भी लगातार जा रहे हैं, तो जब वो आगे जाएंगे साथियों तो वहां पर हमें इस प्रकार की मिट्टी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कहां पर पाई जाती है? ये भावर के दक्षिण में पाई जाती है। भावर के दक्षिण में महीन अवसादों से, महीन या सूक्ष्म अवसादों से बनी हुई मिट्टी है। सूक्ष्म अवसादों से बनी हुई मिट्टी हो जाती है, बनी हुई मिट्टी है। ठीक है, क्लियर हुई बात। देखिए, ये सभी मिट्टियां साथियों अगर हम बात करेंगे, ये सभी मिट्टियां जलोढ़ मिट्टियां कही जा सकती हैं। इन सभी मिट्टियों को हम एलुवियल सॉइल कह सकते हैं। अब क्योंकि इनको हम स्टडी कर रहे हैं, इनको पढ़ रहे हैं, तो इनको बांट दिया गया है कि नहीं भैया केवल जलोढ़ मिट्टी नहीं, इस तरीके से हम इनको अलग कर करके पढ़ना हमें आसान रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, मैं सारे पॉइंट्स लिखूंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है कि इनको स्टडी के आधार पर बांट दिया गया। अब जैसे देखा जाए कि मतलब ICAR जो एक संस्था है, ठीक है, ICAR जो एक संस्था है साथियों, उस ICAR एक संस्था ने भारत की मिट्टियों को लगभग 8 भागों में बांटा है।
उनमें से एक मिट्टी जलोढ़ भी है, ठीक है, लेकिन उसमें भावर और तराई मिट्टी नहीं है। तो जब भावर और तराई मिट्टी उसमें नहीं है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के लेवल पर हमें इनको पढ़ना ही पढ़ना होगा, ठीक है, हमें इनको पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो आईसीएआर ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में उसको बांट दिया गया है। क्लियर हुई बात? तो अब आते हैं साथियों किस पर? अब आते हैं हम अपनी तराई वाले क्षेत्र पर कि तराई का मामला क्या होगा, ठीक है। तो चलिए भाई, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये महीन एवं सूक्ष्म अवसादों से इसका निर्माण हुआ है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नदियों के द्वारा लाए गए, क्योंकि ये भी तो नदियों के द्वारा बनी है, नदियों के द्वारा लाए गए, नदियों के द्वारा लाए गए, नदियों के द्वारा लाए गए, ठीक है, महीन या अत्यंत छोटे कण, अत्यंत छोटे कणों के अवसाद के जमाव से, छोटे कणों के जमाव से, ठीक है, जमाव से। क्लियर हुई बात? तो ये हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, कुछ भी कह लीजिए, है ना भाई। चलिए कितनी बातें आप लोग करते हैं भाई, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। समझिए भाई तराई मिट्टी को, ठीक है। अगर हम तराई मिट्टी की बात करेंगे, ठीक है, तो अगर बात करेंगे ये जो मिट्टी है, अब देखो मैंने ये बताया था आपको, साथियों समझिएगा, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे ही जो नदियां हैं साथियों, वो भावर से निकलकर, ठीक है, नदियां जो है भावर से निकलकर इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं, यानी कि नदियां जब प्लेन्स में प्रवाहित होने लगती हैं, है ना, मैदानों में बहने लगती हैं, किस में बहने लगती हैं? मैदान में बहने लगती हैं। तो नदियों की यहां पर स्पीड कैसी हो जाती है? नदियों की यहां पर स्पीड कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। स्पीड कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी, देखिए तराई मिट्टी को, दोमट मिट्टी का मामला क्या है? दोमट मिट्टी अलग किस्म की मिट्टी होती है, मैं इधर समझा रहा हूं। दोमट जो मिट्टी है साथियों, दोमट मिट्टी, ये एक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, लेकिन इस मिट्टी की शर्त है, पता है इस मिट्टी की शर्त यह है कि इस मिट्टी में 40% बलुई मिट्टी होनी चाहिए, 40% बलुई मिट्टी, 40% सिल्ट मृदा इसमें होनी चाहिए, ठीक है, और लगभग 20% इसमें साथियों कैसी मृदा होनी चाहिए? तो 20% इसमें चिकनी मृदा होनी चाहिए। तो ये 3 मिट्टियां जब मिल जाती है ना, तो तब दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। तो वो एक अलग कंडीशन है, ठीक है, वो एक अलग कंडीशन है, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, है ना। अभी आप इधर देखिए, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो जो जल है साथियों वो दूर तक फैल जाएगा, जल जो है वो दूर तक फैलता रहेगा, और जब दूर तक जल फैलता रहेगा तो हम यहां पर ये लिखेंगे, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखता रहूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि कोई समस्या नहीं, मैं लिखूंगा, इंग्लिश भी लिख दिया करूंगा, है ना, ठीक है। देखिए इधर अगर हम बात करेंगे यहां पर, इधर समझिए बस, है ना, क्ले सॉइल की बात करेंगे, सारी मिट्टियों की चर्चा करेंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है भाई, बस धैर्य तो रखिए, पहले पूरा टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बात कर लेंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि कोई एक सरल इंसान जो चीजों को बता रहा हो, समझा रहा हो प्यार से, तो लोग फिर ये समझते हैं कि अरे ये तो कुछ कहते ही नहीं है भाई, कुछ भी करते रहो, है ना, ठीक है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब मुझे डांटना वाटना आता नहीं है सीरियसली, है ना, लेकिन जब मैं डांटता हूं तो फिर, जैसे वो आपने देखा ना महाभारत में, कौन सा महाभारत में कृष्ण और, ठीक है, कौन सा था साथी? शिशुपाल वाला जो था, तो 99 गलतियां जो हैं वो माफ करी गई, और उसके बाद, ठीक है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट बस यही है कि थोड़ा सा धैर्य के साथ चलिए। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों, देखिए आप सब्जेक्ट से रिलेटेड, यहां से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बस आपस में बात मत करिए कि तुम क्या कर रही हो, तुम कहां से हो, तुम कहां से हो, तुम्हारा प्री निकला या नहीं, तुम्हारा, मैं भैया पढ़ लो, ठीक है।
स्पीड और मैदान का मतलब यह है कि जब नदियां यहां से गिरेंगी तो उनकी चाल जो है, उनकी स्पीड जो है अधिक होगी। उनकी स्पीड कैसी होगी? अधिक होगी साथियों। यहां पर नदियों के जो स्पीड है इस क्षेत्र में अधिक होगी, ये भावर है, मैं मान लेता हूं। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब वो नदी प्लेन्स में बहना स्टार्ट होगी तो उसके पानी के बहने की जो दर है, पानी के बहने की जो स्पीड है साथियों, वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? और जब अगर कम हो जाएगी वो, तो यहां पर पानी दूर तक फैलता रहेगा। जब दूर तक पानी फैलता रहेगा तो यहां पर जो वाटर लेवल है वो कैसा हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं साथियों कि इस क्षेत्र में भूजल स्तर, इस क्षेत्र में भूजल स्तर, ठीक है, इस क्षेत्र में भूजल स्तर यानी कि वाटर लेवल ऊंचा होने के कारण, ऊंचा होने के कारण, ऊंचा होने के कारण, ऊंचा होने के कारण ये मिट्टी नमी युक्त होती है। ये मिट्टी नमी युक्त होती है। ठीक है, कैसी होती है ये? तो ये साथियों नमी युक्त मिट्टी हो जाती है ना। नमी युक्त का मतलब हो गया इसमें साथियों मॉइस्चर पाया जाता है, नमी युक्त होती है। क्लियर हुई बात? तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो मिट्टी है, भूजल स्तर साथियों अधिक होने के कारण ये जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी? वो नमी युक्त मिट्टी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? नमी युक्त मिट्टी हो जाती है। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, दूसरा और पहला पॉइंट साथियों क्लियर हुआ या नहीं? एक बार बताइए, जल्दी से बताइए भाई। ठीक है, अब देखिए जब यहां साथियों नमी अधिक है, जब यहां नमी अधिक है, ये सारी चीजें यहां पर हमें अधिक देखने के लिए मिल रही हैं, तो हमें यह भी समझना होगा कि इस मिट्टी में मीथेन गैस की अधिकता होगी। बोलो हाँ या ना? और मीथेन दलदली भागों में, धान के खेतों में कौन सी गैस मिलती है? मीथेन गैस मिलती है। ठीक है, हाँ, वेग कम होगा, अवसादों का जमाव होगा, और ठीक है इस क्षेत्र में मैदान, हाँ वही सारी बातें हैं, कैसे भी कह लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं साथियों, ठीक है, ये मृदा तराई क्षेत्र की, ये मृदा नाइट्रोजन युक्त, ये मृदा नाइट्रोजन युक्त, कौमा मीथेन युक्त, कौमा मीथेन युक्त, ठीक है, तथा जीवाश्म युक्त होती है, तथा जीवाश्म युक्त होती है। ठीक है, तथा साथियों कैसी होती है? जीवाश्म युक्त होती है। क्लियर? ठीक है, कैसी होगी भैया? तो जीवाश्म युक्त ये मृदा हो जाती है। क्लियर? ये बात हमें ध्यान रखनी है। यानी कि अगर हम बात करेंगे यहां पर साथियों, दिस सॉइल, ठीक है, तो ये जो मृदा है साथियों, अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारी नाइट्रोजन पाई जाएगी, नाइट्रोजन, ठीक है, मीथेन इसमें देखने के लिए मिल जाएगी, मीथेन गैस, और फॉसिल्स या फिर ह्यूमस जिसको कह देते हैं, वो यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी मिट्टी में हमें देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। तो ये सवाल भी पूछ लिया जाता है, अच्छा ये बताइए ये मृदा कौन सी खेती के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो ये जो मृदा है साथियों, ये उसी मतलब गन्ना की खेत हो गया, धान की खेती हो गई, उसके लिए ये उपयोगी मृदा मानी जाती है। और आपको पता है कि तराई क्षेत्र में साथियों, उत्तर प्रदेश में धान और गन्ने की खेती सबसे प्रमुख खेती यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये जो मिट्टी है साथियों, ये धान की खेती के लिए और गन्ना की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, तो अगर प्रमुख फसलों की बात करेंगे यहां पर, प्रमुख फसल की अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सेंस में, मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे, ठीक है, तो वो जो है साथियों हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? धान, ठीक है, और गन्ना, गन्ना
हो जाता है, यानी कि ये हमें यहां पर सबसे अधिक देखने के लिए मिल जाएंगी दोनों चीजें। ठीक है, तो ये वाली मिट्टी आपको एकदम क्लियर हुई होगी कि तराई मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। दोमट मिट्टी में मैंने ये लिखा है साथियों, मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, दोमट मिट्टी की अपनी एक शर्त है उसके निर्माण की। ठीक है, दोमट मिट्टी के निर्माण की अपनी एक शर्त होती है, और वो शर्त क्या है समझिए। एक मिट्टी होती है दोमट। ठीक है, क्योंकि मैं भारत की मिट्टियां नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्कस इन पर नहीं करूंगा। दोमट मिट्टी, अब ये दोमट मिट्टी जो है साथियों, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है ना। तो इस मिट्टी का जो निर्माण है वो कंडीशंस में हुआ है कि इसके लिए ये चीजें हमें चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे बलुई मिट्टी, ठीक है, बलुई मिट्टी होनी चाहिए, और बलुई मिट्टी का प्रतिशत लगभग कितना हो, तो लगभग 40% के आसपास बलुई मिट्टी हो। एक सिल्ट मृदा होती है, सिल्ट मृदा। ठीक है, तो सिल्ट मृदा का प्रतिशत भी साथियों हमें देखने के लिए मिलेगा, तो वो भी कितना हो, लगभग 40%। और चिकनी जो मिट्टी है साथियों, उसका भी प्रतिशत इसमें होना चाहिए। तो ये सभी मृदाएं जब मिल जाती हैं, ठीक है, ये सभी मृदाएं जब मिल जाती हैं तो उसी मिट्टी को दोमट मिट्टी कहा जाता है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं भारत में जिसमें ये कंडीशंस होंगी, और जब ये कंडीशंस होंगी, ठीक है, तो हमें ये चीज यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी, है ना भाई। चलिए, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। चलिए भाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो तराई क्षेत्र की मृदा है साथियों, उसमें जो है तराई क्षेत्र की जो मृदा है उसमें हमें खरीफ की फसलें ज्यादा देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, कौन सी फसलें, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, यहां पर साथियों खरीफ की फसल के लिए ये अच्छी मानी जाती है। खरीफ की फसल के लिए ये अच्छी मानी जाती है। ठीक है, खरीफ की फसल के लिए ये जो मिट्टी है वो कैसी मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। दोमट नहीं लिखना है, दोमट मैंने अलग से बताया है, जो सवाल पूछा गया है उसके आधार पर। ठीक है, क्लियर। तो आपको भावर एवं तराई मिट्टी में कोई समस्या, कोई डाउट। रबी फसल जायद फसल समझ नहीं आती, कोई बात नहीं भाई, वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक है, सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना, धीरे धीरे ही होंगी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो पूछ लीजिए भाई। कहां कार लिखा हुआ है भैया, नहीं, दोमट मिट्टी बलुई मिट्टी का मतलब उसमें कई सारी मिट्टियां मिल जाती हैं तब वो बनती है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर बात करते हैं। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट जो मिट्टी है वो होगी साथियों हमारी कौन सी, वो हमारी होगी जलोढ़ मिट्टी, है ना। तराई मिट्टी अच्छी होती है। भावर मिट्टी में अभी क्या लिखाया था, भावर मिट्टी में कृषि ठीक से नहीं होती है, भावर मिट्टी में बहुत ज्यादा कृषि हमें देखने के लिए नहीं मिलती, तो फिर तराई मिट्टी उसके लिए अच्छी होगी। ठीक है, खरीफ की फसलों में भी मुख्यतः इन दोनों फसलों की बात कर रहा हूं मैं, ये लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, यहां पर ये लिखा हुआ है। और जो गन्ना तो जो है साथियों उसका चक्र तो चलता ही रहता है, तो इसीलिए ठीक है उसको हम बिल्कुल यहां पर वनों का विस्तार भी अधिक देखने के लिए मिलेगा। भावर वाला तराई वाला उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसको एक बार पढ़ना, फिर इसको पढ़ना, आपको क्लियर हो जाएगा अपने आप कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। मैंने खूब डिटेल में उसको वहां पर डिस्कस किया है। ठीक है, और देखिए पैरामीटर क्या होता है सर, तो पैरामीटर होता है क्वेश्चन लगाना। जो टॉपिक आपको पढ़ाया है प्रीवियस ईयर वगैरह उठा के देखना, क्वेश्चन लगाना, हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो फिर मुझे बताना कि सर क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है भाई, यही तो पैरामीटर होता है भाई। ठीक है, चलो अगला हेडिंग डालेंगे जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे साथियों जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो अगला हमारा क्या होगा, अगला होगा हमारा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी है ना भाई। अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एलुवियल सॉइल इसको कहा जाता है, एलुवियल सॉइल इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो समझिए। अच्छा ये बताओ, क्या भावर और तराई को हम एलुवियल सॉइल कह सकते हैं, क्या भावर और तराई मिट्टी को हम एलुवियल सॉइल कह सकते हैं भाई, बोलिए एक बार।
क्या भावर और तराई को हम एलुवियल सॉइल कह सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वो भी मिट्टियां किसके, नदियों के द्वारा बन रही हैं। ठीक है, चलिए भाई कोई बात नहीं, फॉन्ट थोड़े से बड़े कर देता हूं। ठीक है, ठीक है भाई, चलो। तो अगर देखिए जलोढ़ मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो समझिएगा, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की जब बात करते हैं साथियों तो समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि यूपी में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। यूपी में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, ठीक है, तो यूपी में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। क्लियर हुई बात? सबसे ज्यादा यूपी में जो मिट्टी है साथियों वो पाई जाती है, कौन सा, तो वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, है ना। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर कि ये बताइए भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी का विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है, तो वो भी जलोढ़ मिट्टी हमारी हो जाएगी, यानी कि भारत में भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, भारत में भी साथियों सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो हो जाती है हमारी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। लगभग 43% भाग पर यह मिट्टी हमें यहां पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। अब इस मिट्टी की विशेषता यह है कि ये जो मिट्टी है साथियों, ये मिट्टी है ना, गंगा यमुना नदियों के अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। तो इसका जो निर्माण जो है साथियों, वो अगर इसके फॉर्मेशन की बात हम करते हैं, ठीक है, तो इस मिट्टी का जो फॉर्मेशन है गंगा तथा यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के अवसादों के जमाव से हुआ है। जमाव से हुआ है, ठीक है, जमाव से हुआ है। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये जो है साथियों, ठीक है, ये जो है साथियों, ये हमारी कौन सी होगी, तो ये हमारी हो जाएगी कौन सी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। यानी कि इसके निर्माण की बात करते हैं तो सेडिमेंट डिपोजिशन बाई गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर, यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, और उनकी सहायक नदियां जो हो जाती हैं उनके द्वारा। ठीक है, इसके अन्य नाम पेपर में हमसे पूछ लिए जाते हैं कि इसके अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसके अन्य नाम की बात करेंगे, हम इसके अन्य नामों की बात जब करते हैं साथियों, है ना, तो इसके अन्य जो नाम हैं, इस मिट्टी के जो अन्य नाम हैं वो क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे कांप मिट्टी इसको कहा जाएगा, कछारी मिट्टी इसको कहा जाएगा। ठीक है, कछारी मिट्टी इसको कहा जाता है, कांप मिट्टी और कछारी मिट्टी के नाम से भी इसको कहा जाता है। हाँ, इसके प्रकारों पर भी आएंगे, आगे मत चलिए, बस समझते रहिए। ठीक है ना, ये बातें नॉर्मल सी बातें हैं जो अभी तक आपसे करी गई हैं। ठीक है, अगर हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं तो ये जो मिट्टियां हैं साथियों, जलोढ़ मिट्टी, ना तो ये पर्वतों पर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी, ना ये पठारों में देखने के लिए मिलेंगी, ये मैदानों में जो है साथियों वो अधिक विकसित होती हैं। तो ये मिट्टियां मैदानी क्षेत्रों में, ये मिट्टियां मैदानी भाग में अधिक विकसित होती हैं। ये मिट्टियां मैदानी भाग में अधिक विकसित होती हैं। ठीक है, मैदानी भाग में अधिक विकसित होती हैं। ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये जो मिट्टियां हैं साथियों, ये मैदानी भाग में अधिक विकसित होती हैं।
ठीक है, मैदानी भाग में इनका निर्माण अधिक होता है, ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में है ना, जैसे राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है ना, उत्तर प्रदेश का हिस्सा, बिहार का हिस्सा, पश्चिम बंगाल का हिस्सा, इंग्लिश में नाम सेम होंगे। ठीक है, और उधर असम तक, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी है, हिमालय से वो नदी निकल रही है, तो वहां पर भी इस मिट्टी का विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। अच्छा, ये मैदानों में क्यों पाई जाती हैं और इतना ज्यादा विकास भारत में इस मिट्टी का हुआ क्यों? तो उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है, अच्छा मुझे आप ये बताइए, चट्टानें, रॉक्स आपने पढ़ी हैं, 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं, एक हमारी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो जो हमारा, क्योंकि अब जितनी भी नदियां इन मिट्टियों का विकास कर रही हैं, वो सभी नदियां कहां से निकल कर आ रही हैं, उन सभी का ओरिजिन कहां से हो रहा है? हिमालय से हो रहा है। कहां से हो रहा है? हिमालय से। अगर मैं आपसे सवाल यह पूछूं कि हिमालय में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, हिमालय में साथियों किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, बताइए, आंसर करिए जल्दी। सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। ये आपने भी तो पढ़ा होगा, हिमालय का जब निर्माण हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि टेथिस भूसन्नति में अवसादों का जमाव हुआ। ठीक है, टेथिस भूसन्नति में अवसादों का जमाव हुआ और उसी से साथियों हिमालय बना हुआ है। तो जब अवसादों का जमाव हुआ, इसीलिए वहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान पाई जाएंगी। क्लियर हुई बात? और अगर हम यहां पर, इसीलिए आपने देखा हिमालय क्षेत्र में भूकंप आने का क्या कारण है, तो हिमालय क्षेत्र में साथियों भूकंप आने का जो कारण है वो यही है, क्योंकि कोमल चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें कोमल चट्टानें होती हैं। जैसे ही नीचे थोड़ी सी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, थोड़ी सी गति हुई, तो कोमल चट्टानें जो है, क्योंकि वो मजबूत नहीं होती तो हिलने लगती हैं, भूकंप का ये कारण बन जाता है ना भाई? ठीक है, क्लियर हुई बात? अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसे सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र हमारा हिमालय है। ठीक है, दिल्ली उसमें आता है साथियों, दिल्ली क्योंकि उत्तर में है, तो वहां पर दिल्ली का जो प्रेसिडेंट ऑफिस है, प्रेसिडेंट ऑफिस रायसीना पहाड़ी पर है, अरावली के ऊपर है। ठीक है, तो वहां हमें क्यों भूकंप देखने के लिए नहीं मिलता? वो हिस्सा जो लुटियंस दिल्ली वाला हिस्सा जिसको कहा जाता है, जिसपे मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है साथियों। ठीक है, और जिसपे हम देखते हैं कि मतलब हमारा प्रेसिडेंट ऑफिस है, क्योंकि साथियों वो पूरा हिस्सा रायसीना पे बना हुआ है। और रायसीना हिल्स की जब बात करते हैं, वो अरावली का हिस्सा है, और अरावली आपको पता है पुरानी चट्टानें हैं, इसलिए कठोर चट्टानें वहां हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो अरावली का जो हिस्सा है, इसीलिए देखिए कितना सोच समझ के साथियों बनाया गया है, कितना सोच समझ के कि ये अरावली के हिस्से पर उसको लुटियंस दिल्ली को बनाने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए जो है वो कौन से व्यक्ति थे भाई, नाम पता है आपको? बिल्कुल, अरावली का पार्ट है, और अरावली सबसे पुरानी चट्टान है, तो इसलिए साउथ दिल्ली उसको कहा जाता है। ठीक है, वहां पर भूकंप नहीं आता है भाई, है ना? चलिए, एडविन लुटियन के द्वारा किया गया था, बहुत सुंदर भाई, है ना? चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो क्लियर हो रहे हैं ना सारे पॉइंट? सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं या नहीं, बताओ, कोई दिक्कत? बोलिए भाई। अंग्रेज होशियार ना होते तो 2 साल तक गुलाम नहीं रहते। तो इतना दुखी काहे है मनीष भाई, इतना दुखी मत हो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अब जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में क्या सोचना, आगे बढ़ना है। ठीक है, बताइए, क्लियर है ना पॉइंट? आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इस मिट्टी में कौन कौन से खनिज अधिक पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीजें यहां पर मतलब जो है हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, चलिए, अब अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे साथियों, तो समझते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इतना तो यहां तक समझ में आया होगा, मैदानों में विकसित होती हैं। रीजन ये है क्योंकि मैदानों में नदियां सेडिमेंट का डिपोजिशन अधिक करती हैं। ठीक है, मैदानों में जो नदियां होती हैं वो सेडिमेंट का डिपोजिशन अधिक करती हैं, अपर्दन भी बहुत ठीक ठाक करती हैं, इसीलिए बाढ़ वगैरह तो नदियों को शोक के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर? प्रदीप द्विवेदी भाई, इसमें ज्ञानी लोग बहुत हैं जो बहुत ज्ञान देते हैं, है ना? देखो, हम खुद को स्वतंत्र कहते हैं, ये बात सही है कि हम सभी स्वतंत्र हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने बहुत बारीकी से अगर अध्ययन करें हम, इसमें कोई भी अगर किसी दूसरे के खिलाफ कुछ लिख देता है तो तुरंत हम एकदम
मतलब भड़क जाते हैं, तो इसका मतलब फिर हम गुलाम कहां हुए सर, है ना। अगर हम किसी दूसरे के भड़काने से तुरंत भड़क रहे हैं, किसी दूसरे के शांत करने से शांत हो जा रहे हैं, तो क्या जो है साथियों हमें मतलब स्वतंत्र कहना ठीक होगा? तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। स्वतंत्र वही व्यक्ति है जो अपने मन के मुताबिक चलता है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब देखिए इस मिट्टी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इस मिट्टी में चूना यानी कि लाइम जिसे हम कहते हैं लाइम तथा पोटास अधिक पाया जाता है, ठीक है। पोटास अधिक पाया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इस मिट्टी में साथियों जो लाइम है, ठीक है, और जो पोटास है उसकी प्रचुर मात्रा यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाती है इस मिट्टी में। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो अगला पॉइंट हमारा साथियों ये होगा, ठीक है। इसमें अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो इस मिट्टी में इसमें नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, यानी कि जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं, पाया जाता है, ठीक है। क्लियर हुई बात। और इनका अभाव इसमें देखने के लिए मिलता है साथियों, इसी कारण हम यहां पाएंगे कि, ठीक है, इसमें जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते। इसमें साथियों जीवाश्म कम देखने के लिए मिलते हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन। उसका रीजन यह है कि क्योंकि ये चलने वाली लगातार कैसी है, ये नई होती रहती है मिट्टी। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। ये जो मिट्टी है लगातार कैसी होती रहती है, इसका नवीनीकरण होता रहता है, क्योंकि नदियां जो है वो रुकती तो है नहीं, है ना। तो जब नदियां रुकती नहीं है साथियों, लगातार वो क्या करती हैं, इसमें चेंजेस करती रहती हैं। तो चेंजेस करती रहती हैं, इसीलिए इसमें जीवाश्म का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। इसमें साथियों हमें जीवाश्म देखने के लिए नहीं मिलते। और अगला जो पॉइंट है वो ये है, ये मिट्टी सभी फसलों के लिए, ये मिट्टी लगभग सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। ये मिट्टी लगभग सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है, सभी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो ये सभी फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी हो जाती है। क्लियर हुई बात। तो ये थी हमारी जो है साथियों, खाने वाला चूना तो नहीं कह सकते, लेकिन हां चूना, पत्थर, लाइम स्टोन एक चट्टान होती है और उन्हीं से लगातार अपर्दन होके जो है हमें वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहां तक की बात हमने ये करी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर इसके प्रकार क्या क्या हैं उनकी मैं बात करता हूं, ठीक है। इनके क्या क्या प्रकार हैं साथियों, उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जीवाश्म हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे, फास्फोरस इसमें कम पाया जाएगा, नाइट्रोजन इसमें कम पाया जाएगा, लेकिन साथियों इसमें क्या पाया जाता है, चूना और पोटेशियम इसमें ठीक ठाक हमें देखने के लिए मिल जाता है ना भाई, ठीक है। भावर क्षेत्र में भी हमें जीवाश्म बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसी कारण आपने देखा है उत्तर प्रदेश में खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। खनिज की दृष्टि से, अगर मिनरल्स की जब हम बात करते हैं तो मिनरल्स की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जब जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, जब सेडिमेंट्री रॉक्स का विस्तार देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पर खनिजों का विकास उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में खनिज की दृष्टि से वो बहुत पीछे है, कारण क्योंकि उसमें एलुवियल सॉइल जो है वो यहां पर हमें देखने के लिए मिलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। जीवाश्म कैसे कम होगा, ये नहीं समझ में आया, ये तो अवसादी मृदा है। देखिए अगर हम अवसादी मृदा की बात करेंगे, समझिएगा जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहली बात तो ये है, जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो जीवाश्म का मतलब यह है साथियों कि जीवाश्म तब बनते हैं जब उनको थोड़ा सा टाइम मिले। जैसे मान लीजिए कोई पत्ता है, ये पेड़ का पत्ता है, इसने जल के साथ क्रिया करी और ये क्रिया होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। अगर मान लीजिए ये समय साथियों लगेगा, तभी तो फॉर्मेशन होगा जीवाश्म का। यहां पर क्या है, लगातार नदियां प्रवाहित हो रही हैं।
लगातार नदियां प्रवाहित होंगी तो वो वेदरिंग करेंगी, वेदरिंग करेंगी साथियों, ठीक है। वो क्या करेंगी, इरोजन करेंगी, क्या करेंगी, वो इरोजन करेंगी। तो जब ये क्रिया होगी तो इस वजह से यहां पर साथियों जीवाश्म देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है। जीवाश्म पाए कहां जाते हैं फिर साथियों, फॉसिल्स कंप्लीटली एब्सेंट तो नहीं होगा भाई, कंप्लीटली कैसे कह देंगे हम। वैसे तो आपने देखा नहीं है नदी घाटियों में कितना सारा कोयला हमें देखने के लिए मिलता है, गोदावरी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, लेकिन वहां पर इग्नियस रॉक पाई जाती है। वहां पर कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, इग्नियस रॉक पाई जाती हैं। एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताऊं, समझिए। जैसे अगर हम बात करेंगे कि यहां से ये नदी गई, ठीक है, यहां से ये नदी गई और यहां पर कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है, लगातार ये नदी क्या करती है, अपना विस्तार भी तो करती रहती है, तो वो इसको भी लगातार क्या कर देगी, काट देगी, है ना। तो जब नदी इसको भी काट देगी तो फिर क्या होगा, जीवाश्म का उतना जमाव नहीं हो पाता है ना। लगातार इसमें फ्लो चलता रहेगा। क्लियर। दही जमाने रखा था हमने और उसके बाद उसमें साथियों दही जमाने हमने रखा था और उसमें से हाथ डाल के बैठे हुए हैं कि वो पॉइंट चेक करेंगे कि कब दूध दही में कन्वर्ट होगा, तो फिर दही जमने की संभावना नहीं है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ऐसा होता है ना, कई लोग मतलब ऐसा सोचा जा सकता है, तो वो फिर कैसे पॉसिबल है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये दो प्रकार की मिट्टी होती है। कितने प्रकार की होती है ये, दो प्रकार की मिट्टी हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। मतलब देखिए मैं जब भी आपको समझाऊंगा तो बहुत महंगे डायलॉग और महंगे उदाहरण जो है, कॉस्टली एग्जाम्पल जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा लेट ही एक दो ही मिलता है भाई, है ना। तो मैं सस्ते उदाहरण उठाता हूं भाई, है ना, जो बिल्कुल किलो के भाव में मिलते हैं। ठीक है, चलिए। सर भारत में पठार क्षेत्र सबसे अधिक है तो जलोढ़ का विस्तार अधिक कैसे। अगर हम पठार की मिट्टी की बात करेंगे तो पठार में क्या एक जैसी मिट्टी पाई जाती है, पठार में कई सारी मिट्टियां पाई जाती हैं। कारण यही है जलोढ़ का, जलोढ़ ज्यादा है, पठार ज्यादा है, लेकिन यहां पर लाल भी होगी, पीली मिट्टी भी होगी, काली मिट्टी भी होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जलोढ़ मिट्टी इन सब के कंपैरिजन, अगर पठार से कंपैरिजन नहीं कर रहे, मिट्टी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मिट्टी से कंपैरिजन कर रहे हैं तो जलोढ़ ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए। सर प्लीज बता दीजिए लेक्चर 4, उसको दिखवा लेंगे भाई क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, ये बात हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी की सारी मिट्टियां एकदम क्लियर हुई होंगी जो अब तक पढ़ाई हैं। इनसे रिलेटेड बातें जो भी हैं पढ़िएगा आप और कल मुझसे डिस्कस करिएगा। और प्लीज देखिए, अब ये जो चीज आपने पढ़ी है साथियों, इसको रिवाइज करने में आपको 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट में ये पूरा रिवाइज हो जाएगा, है ना, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल भाई, केजीएस यूजर इंग्लिश भी लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश भी लिखेंगे, निश्चिंत रहिए। चलिए, तो कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं, इतने ही टाइम, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।